नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश। आज के इस ब्लॉग में मैं चूँकि दिल्ली में हूँ, इसलिए एक आध मिनट आपसे दिल्ली के संबंध में बात करना चाहूँगा। और इसके बाद मैं महाराष्ट्र के जो राजनीतिक परिस्थिति बनती जा रही है उस पर बात करूँगा। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको पता लग सके कि आखिर महाराष्ट्र की सरकार बहुमत होने के बावजूद भी क्यों नहीं बन पा रही। दिल्ली में कल अरविंद केजरीवाल की पद यात्रा में उन पर हमला हुआ। एक तथाकथित भाजपाई ने उनके चेहरे पर तरल पदार्थ फेंकने की कोशिश की। पहले ये बताया गया कि ये तेजाब हो सकता है, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो पानी था। लेकिन केजरीवाल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन पर ये हमला ये दर्शाता है कि निश्चित तौर पर अब चुनाव जीतना ही एक राजनीतिक सफलता का मापदंड बनता जा रहा है। 2-3 लगातार चुनाव से सभी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनकी बुरी हालत है। भारतीय जनता पार्टी तो खैर 3 सीटों पर और अब की बार 8 सीटों पर तब भी आ गई, लेकिन कांग्रेस अपना खाता खोलने में भी असफल। तो चूँकि फरवरी में चुनाव हैं और इस समय जो माहौल है दिल्ली का वो पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। सभी राजनीतिक दल फरवरी के विधानसभा के आम चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ है। कांग्रेस की न्याय यात्रा जारी है और भारतीय जनता पार्टी भी धरना प्रदर्शन के माध्यम से शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। और इधर चूँकि केजरीवाल पे हमला हुआ है, तो इस मुद्दे को भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था से जोड़ा। दिल्ली की कानून व्यवस्था चूँकि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते यहाँ केंद्र सरकार के हाथ में होती है, गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में होती है। लिहाजा आम आदमी पार्टी दिल्ली की खराब कानून व्यवस्था को लेकर लगातार उन्हें कटघरे में खड़ा कर। कल वो पंचशील जैसे पॉश इलाके में एक 64 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में उनके परिवार से मिलने गए थे। जब वो ग्रेटर कैलाश इलाके में पदयात्रा कर रहे थे, तभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उनके ऊपर कोई तरल पदार्थ फेंकने का प्रयास किया। बाद में कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर
राजनीतिक दल इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते? निश्चित तौर पर आप किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक या विरोधी हो सकते, लेकिन अन्य किसी राजनीतिक दल की प्रचार सामग्री फाड़ना या उनकी पदयात्रा, धरना प्रदर्शन या जनसभा में उत्पात करना, ये दर्शाता है कि अब राजनीतिक जो समझ है, जो कि लोकतंत्र में बहुत ही आवश्यक है, आपकी किसी मुद्दे पर असहमति हो सकती है, उसको आप बाकायदा अपने नीतियों से दर्ज करा सकते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक अभियान को बाधित करना यह दर्शाता है कि हार की हताशा कितनी गहरी आम आदमी पार्टी ने इसी को मुद्दा बनाया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी झट से कह देगी कि वो उनका पार्टी का सदस्य भी नहीं था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर भी जारी किया जिसमें कि अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अलावा उसकी भी फोटो उस पोस्टर पर चस्पी थी। खैर जो भी हो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में अपने अपने मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन अब ये दर्शाता है कि किस प्रकार से यहाँ का राजनीतिक कार्यकर्ता अब संघर्ष न करके सत्ता को ही प्रमुख कारक बनाना चाहता है कि अगर सत्ता उसके पास न रही तो उसका कोई काम नहीं होगा। खैर, महाराष्ट्र में भी हम 2-3 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में इतने बहुमत के बावजूद आखिर सरकार क्यों नहीं? अब जबकि ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ही अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, तब भी और दोनों एलआई उनके गठबंधन में शामिल होंगे, तो आखिर क्या कारण है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या सरकार बनने में इतनी हीलाहवाली हो? तो यहाँ मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री को लेकर जो रस्साकसी चल रही है, वो न तो एकनाथ शिंदे की ओर से विरोध है, न अजीत पवार की ओर से विरोध है, बल्कि ये विरोध भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक गुट जिसमें कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है, वो नहीं चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। इसके लिए वो एकनाथ शिंदे की भी आड़ ले रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार ने तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर सा कर दिया। आखिर फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने में क्या मुश्किल हो रही है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि फडणवीस ने खुद को इस चुनाव में साबित किया। पिछले चुनाव में भी उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी 103 सीटों पर जाके रुक गई। अब की बार खुद की उनकी सीटें 132 करीब हैं और 4 लोगों ने समर्थन उनको निर्दलियों ने दिया है, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 136 तक पहुंच गई। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वो गुट अपनी रसूख रखने वाले देवेंद्र फडणवीस को हजम नहीं कर पाए। यही आपने देखा होगा राजस्थान में वसुंधरा राजे
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जैसे जनाधार वाले नेताओं को साइडलाइन किया गया, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व को ये परेशानी होती है कि अगर कोई ऐसा शख्स मुख्यमंत्री बनता है जिस पे कि खुद का उसका जनाधार है और जैसे पूरे प्रदेश में लोग उसको चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर वो भविष्य में नेतृत्व के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए वो कभी नहीं चाहती कि ऐसा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने जो कि अपना प्रभाव आम जनता में रख सके। देवेंद्र फडणवीस के सामने यही मुश्किल है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मजबूती से फडणवीस के साथ खड़ी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी भाजपा के वर्तमान नेतृत्व को ये संकेत दे दिया है कि आप देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना है, और अगर कुछ एफर्ट होती है, यानी कि मराठा या गैर मराठा पे बात अगर फंसती है, तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर देवेंद्र फडणवीस को नियुक्ति करना ही पड़ेगा, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और वो लगातार एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। तो एक तरफ से देवेंद्र फडणवीस वर्तमान भाजपा नेतृत्व के लिए गले की एक फांस बन गए हैं, जिनको कि न तो निगलते बन रहा है और न उगलते बन रहा है, क्योंकि अगर उन्हें वो मुख्यमंत्री बनाते हैं तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में फडणवीस अपने मन की करेंगे और उतना होल्ड गुजरात लॉबी का नहीं होगा जितना कि वो चाहते। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं और उन्हें कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़ता है, तब भी गुजरात लॉबी के सामने परेशानियाँ होगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भले ही केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर चल रहे हों, लेकिन वो जेपी नड्डा नहीं हैं। ये बात उनको समझ में आ रही है, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने में इतनी मुश्किल होगी। ना तो एक नाथ शिंदे नाराज, क्योंकि जब ये तय हो चुका है और एक नाथ शिंदे ने प्रेस वार्ता करके ये तय कर दिया कि जो भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी करेंगे वो उसका समर्थन करेंगे, इस पर बात तय हो गई है कितने किसके मंत्री बनेंगे, तो अब मुश्किल कहाँ है। लेकिन मुख्य मुश्किल, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुख्य ये है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस का क्या करें, उन्हें मुख्यमंत्री बनाएं या उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ले जाएं। इसी पश्चोपट में गुजरात लॉबी फंसी है और महाराष्ट्र को नई सरकार नहीं मिल पा रही है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।